Hello students, after understanding the concept of factor income and domestic factor income, transfer payment and the transfer income expenditure, today now we are going to discuss indirect tax. So as you know, direct tax and indirect tax, we are going to discuss indirect tax. First, what is indirect tax? Indirect tax is the tax which is imposed by the government on the production of certain goods and services, on the sale of goods and services, like sale tax, custom duty, excise duty, etc. Indirect tax may be defined as the taxation on the individual or the firm which is ultimately paid for any other person. यहाँ पर हम आपको सरल शब्दों में बताते हैं, indirect tax ultimately paid by the consumer to the shopkeeper and the shopkeeper paid to the government. Here there is no direct relation with the customer. यहाँ पर कोई अमीर गरीब का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर सामान्य है. गवर्नमेंट क्या कह रही है, उन चीज़ों के ऊपर टैक्स लगा रही है जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं. अगर आपको उनको कंज्यूम करना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, है ना. इनडायरेक्ट टैक्स यू कैन से इट इज़ अ काइंड ऑफ रिग्रेसिव टैक्स. रिग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होता है जहाँ पर जो टैक्स का बर्डन होता है ज़्यादातर मिडिल क्लास और पुअर पीपल के ऊपर होता है, क्योंकि उसको रिच क्लास ऑफ पीपल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका टैक्स बढ़े या घटे, है ना. तो ज़्यादातर उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है, लोअर क्लास के ऊपर पड़ता है. फॉर एग्जांपल, अगर एक की इनकम 1 लाख रुपए है और 5% गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दिया है किसी भी गुड्स के ऊपर, तो उसको कितना परसेंट देना है किसी भी गुड का. 100 रुपये में 5% कितना हो गया आपका, 5 रुपये, 105 रुपये. तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अमीर को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है. अगर वही किसी की इनकम अगर 2000-3000 है तो वो उसके लिए वो मैटर करता है, क्योंकि वो उस चीज़ को ख़रीदेगा तो उसको वो पे करना पड़ेगा. तो हम यहाँ पर आपको यही बता रहे हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है. इनडायरेक्टली पे किया जाता है गवर्नमेंट को. ओके, सिंपली वी कैन से कंज्यूमर पे टैक्स इनडायरेक्टली टू द गवर्नमेंट ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. हियर for example, shopkeeper collect the tax from the consumer on the purchase of goods and services and paid to the government. For example, if the cost of producing the good is rupees 500 and the government levies sale tax of 10%, then the price of the good will increase to the rupees 550 due to indirect tax. तो indirect tax क्या करता है, आपका कॉस्ट जो होती है, प्राइस कॉस्ट जो किसी चीज़ की लागत होती है बनाने में, उसको बढ़ा देता है. क्योंकि किसी चीज़ को जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, उसमें कोई भी चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं, टैक्सेस वगैरह प्रॉफिट वगैरह इंक्लूड नहीं होता है ना. तो कॉस्ट क्या हुई, किसी चीज़ की लागत. जैसे हमने कहा एक टेबल को बनाने में 10 रुपये लग रहे हैं या 100 रुपये लग रहे हैं. फॉर एग्जांपल, एक टेबल को बनाने में 100 रुपये लग रहे हैं, तो वो जो चीज़ें लगी हैं जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के जो दाम उसमें लगे होंगे, रॉ मटेरियल लगा होगा, है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो उसमें लगे होंगे, उनको लगा के ऐड करके उसकी कीमत बनी है 100 रुपये. उसमें कोई भी इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं इंक्लूड किए गए हैं, ना ही उसमें प्रॉफिट इंक्लूड किया गया है. अगर इनडायरेक्ट टैक्स और प्रॉफिट इंक्लूड कर दिया जाएगा तो उसके मार्केट में कीमत कितने की होगी, 150 रुपये की होगी. तो वो मार्केट में कितने रुपये का बिकेगा, 150 रुपये का बिकेगा. ओके, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह मीट आउट करने पड़ेंगे. तो यहाँ पर ये इसका क्या है, रोल है इनडायरेक्ट टैक्स का. सिमिलरली अब हम आपको बताने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स क्या होता है. वैसे हम आपको बता दें डायरेक्ट टैक्स क्या होता है. डायरेक्ट टैक्स विच इज़ पेड टू दी डायरेक्टली टू दी गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जा रहा होता है डायरेक्टली. जैसे हम इनकम टैक्स देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास जा रहा है डायरेक्टली, उसको हम डायरेक्ट बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स. ओके, नाउ कम टू दी नेक्स्ट टर्म, सब्सिडी. व्हाट इज सब्सिडी ऑल अबाउट? रिफर्स टू दी फाइनेंशियल असिस्टेंट, जो आपको आर्थिक मदद करता है, गिवन बाय द गवर्नमेंट टू दी इंटरप्राइजेज ऑन द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन कमोडिटी. किसी भी चीज़ को बनाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी देती है. जैसे कि हमें सब्सिडी मिलता है एलपीजी में. एलपीजी सोल्ड एट सब्सिडाइज रेट.
क्योंकि उसकी कीमत मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है उसमें कुछ ना कुछ हमें आर्थिक से मदद करती है, फाइनेंशियली हमें मदद करती है। सब्सिडी हेल्प टू प्रमोट द एक्सपोर्ट एंड टू इंकरेज द फर्म फॉर सेटिंग अप द इंडस्ट्रीज इन द बैकवर्ड एरियाज। इंडस्ट्रीज़ को खोलने के लिए सरकार क्या देती है, छूट देती है, जैसे वाटर टैक्स फैसिलिटी दे देगी आपको, लैंड टैक्स फैसिलिटी दे देगी आपको, लैंड प्रोवाइड करा देगी, या आपको कोई टैक्स नहीं देना है 15 साल तक। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे रॉ मटेरियल अवेलेबल करा देगी। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज़ होती हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है या फाइनेंशियली असिस्टेंस देगी आपको। तो ये सब्सिडी क्या करती है, आपको इंकरेज करती है किसी चीज़ को खोलने के लिए। तो अगर आप बिज़नेस खोलना चाहते हैं, इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं और बैकवर्ड एरिया में आप खोलेंगे, तो आपको वहाँ पर क्या देगी सरकार, सब्सिडी देगी। सब्सिडी आर अपोजिट टू द इनडायरेक्ट टैक्स, इट हेल्प टू रिड्यूस द मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जैसे हमने आपको कहा कि मार्केट प्राइस बढ़ाता है इनडायरेक्ट टैक्स, मगर सब्सिडी क्या करता है, उसी को घटाता है, अपोजिट होता है किसके, इनडायरेक्ट टैक्स के। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ग्रांट सब्सिडी ऑफ ₹10 ऑन द प्राइस ऑफ गुड्स, देन द प्राइस विल फॉल फ्रॉम 550 टू 540 ड्यू टू दी सब्सिडी। अगर वहाँ पर क्या हो रहा था, 500 रुपये की कीमत लग रही थी किसी चीज़ को बनाने में, और इनडायरेक्ट टैक्स उसमें गवर्नमेंट ने लगा दिया 50 रुपये का, तो उसकी कीमत 550 हो गई थी मार्केट में। मगर गवर्नमेंट अगर उसमें क्या करता है, 10 रुपये की सब्सिडी देता है, तो उसकी कीमत मार्केट में कितनी हो जाएगी, 540 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट था सब्सिडी का। अब आ जाते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स व्हेन इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड द सब्सिडी। द फॉर्मूला ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी कर देंगे तो हमको नेट पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट को नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना मिल रहा है। ओके, अब आ जाते हैं फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस क्या होता है। जैसे कि हमने आपको बताया था फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम वो इनकम होती है हाउस होल्ड की जो अपनी फैक्टर ऑफ सर्विसेज दे के मिलती हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये कौन यूज़ करता है, प्रोड्यूसर यूज़ करता है, बिकॉज ऑफ प्रोड्यूसिंग सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज। ऑन द बिहाफ ऑफ दी सर्विसेज, प्रोड्यूसर हैव टू बी पे इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। ओके, तो वो क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट होती है, किसके लिए, प्रोड्यूसर के लिए होती है। सो द फैक्टर कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जनरली इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। मार्केट प्राइस क्या होती है, मार्केट प्राइस इज द प्राइस एट विच द प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। जो प्रोडक्ट एक्चुअली सोल्ड करता है जिस दाम में, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस बोलते हैं। मार्केट प्राइस में ही आपका क्या होता है, इंक्लूड होता है प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है, ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इंक्लूड होते हैं। ओके, जैसे कि हम आपको बता दें, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट में लिखी हुई होती है उसका एजुकेशन टैक्स लगता है, एजुकेशन सेस लगता है। ओके, उसी में इनडायरेक्ट टैक्स भी लगता है। ओके, उसमें इंटरटेनमेंट टैक्स भी लगता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पैकिंग चार्जेस होते हैं गवर्नमेंट के, पैकिंग चार्जेस के साथ साथ आपके बहुत सारे कॉस्ट जो लागत होती है किसी चीज़ की बनाने में वो इंक्लूड होती है, प्रॉफिट इंक्लूड होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, है ना। तो वो अल्टीमेटली कौन पे करता है, कंज्यूमर ही पे करता है। तो मार्केट प्राइस क्या हुई, हमने बताया मार्केट प्राइस इंक्लूड इनडायरेक्ट टैक्स एंड एक्सक्लूड दी सब्सिडीज। तो हमने कहा मार्केट प्राइस क्या इंक्लूड करता है, इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड करता है और सब्सिडी को हटा देता है। तो हम बात कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। मतलब कि इनडायरेक्टली हम किसकी बात कर रहे हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं। तो मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। अब आ जाते हैं कुछ फॉर्मूलेज में। अगर आपको ग्रॉस से नेट में जाना है, अगर आपको ग्रॉस से नेट में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। अगर नेट से आपको ग्रॉस में जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। ओके, सिमिलरली मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो माइनस NIT। अगर आप मार्केट प्राइस से NIT माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, फैक्टर कॉस्ट। ओके, और फैक्टर कॉस्ट में प्लस NIT प्लस कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। इसी तरह से डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक मीन्स GDP, जो चीज़ें हमारे देश के अंदर ही बन रही हैं। ओके, तो उसमें अगर हम NFI प्लस कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर से मिल रहा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वी विल डिस्कस आफ्टर दी डिस्कसिंग फॉर्मूलेस। ये क्या प्लस कर देंगे हम, GDP में प्लस कर देंगे तो हमारे को क्या निकल के आएगा, GNP निकल के आएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसी में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से हम माइनस कर देंगे अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो वो क्या निकल के आएगा, डोमेस्टिक इनकम निकल के आएगी। चलिए
अब हम आपको बताते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम रिसीव फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड द फैक्टर इनकम पे टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम अगर फॉर एग्जांपल हमारे देश का व्यक्ति अगर बाहर काम कर रहा है, यूएस में काम कर रहा है, तो वहाँ से जो उसकी इनकम हो रही है वो हम अपनी कंट्री में प्लस करेंगे। अगर बाहर देश का यूएस का सिटीजन हमारी कंट्री में काम कर रहा है और हम उसको क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो उससे जो निकल के आएगा, हमको क्या निकल के आएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकल के आएगा। तो फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम द अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू द अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज द इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। अगर हमें बाहर से मिल रहा है, हमारे देश का सिटीजन, हमारे देश का नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में काम कर रहा है एंड उसको इनकम हो रही है किसके फॉर्म में, वेजेस, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड के फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग ऑल्सो, है ना। वो हम क्या करेंगे, अपने देश में डोमेस्टिक इनकम में प्लस करेंगे। नेक्स्ट, फैक्टर इनकम टू दी अब्रॉड। अगर जो हम बाहर के व्यक्ति को पे कर रहे हैं, इन फैक्टर इनकम पे कर रहे हैं, इज दी फैक्टर इनकम पे टू द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द अदर कंट्री, है ना, दोज हु आर नॉट बिलोंग टू अवर कंट्री, है ना, फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज विद इन दी इकोनॉमिक टेरिटरी। तो वो हम माइनस कर देंगे, तो हमको क्या निकल के आएगा, NFIA निकल के आएगा। ओके, अब हम आपको बताते हैं कि NFIA क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। NFIA इज पॉजिटिव व्हेन द इनकम अर्न फ्रॉम द अब्रॉड इज मोर देन द इनकम पेड टू अब्रॉड। अगर बाहर से आ रही जो भी इनकम आ रही है हमारी कंट्री में वो ज़्यादा है हम इनकम पे करने से, तो वो हमारे लिए क्या होगा, NFIA पॉजिटिव होगा। अगर हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा पे कर रहे हैं बाहर के व्यक्ति को और हमारा व्यक्ति बाहर से कम इनकम लेके आ रहा है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। NFIA इज नेगेटिव व्हेन द इनकम अर्न फ्रॉम द अब्रॉड इज लेस देन द इनकम पेड टू द अब्रॉड। सिमिलरली देयर इज नो इफेक्ट एट द इन द केस ऑफ when income earned from the abroad is equal to the income paid to the abroad। तो NFIA क्या हो जाएगा, जीरो। इज इट क्लियर नाउ। अब हम आ जाते हैं कंपोनेंट्स। NFIA के बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, 3 कंपोनेंट हैं इसके। कंपोनेंट एलिमेंट्स पार्ट आप कह सकते हैं, किस किस के फॉर्म में होता है, नेट कंपनसेशन टू द एम्प्लॉयज़ के फॉर्म में होता है, दूसरा नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप के फॉर्म में होता है, एंड नेट रिटेन अर्निंग के फॉर्म में होता है। ये आपको बहुत ज़रूरी समझना है क्योंकि आपको नेशनल इनकम में करते समय कंपोनेंट्स दिए होंगे तो आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगा। NFIA निकालना है तो अगर आपको NFIA की वैल्यू दी है देन इट इज़ ओके। इफ़ इट इज़ नॉट मैंशनिंग इन द क्वेश्चन देन अगर उसके कुछ कंपोनेंट्स दे रखे हैं उसमें, तो आपको फिर उसको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो नेट कंपनसेशन टू द एम्प्लॉय क्या होता है, नेट कंपनसेशन मीन्स इट रिफर्स टू द डिफरेंस इनकम बिटवीन इनकम फ्रॉम वर्क रिसीव बाय द रेसिडेंट वर्कर लिविंग और एम्प्लॉयड अब्रॉड for less than 1 year, and similarly payment made to the non-resident worker staying or employed within the domestic territory of a country for less than the 1 year, it is called नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। वही होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे देश का व्यक्ति बाहर काम कर रहा है लेस देन 1 ईयर, है ना, और उसको क्या मिल लिया, वो अपनी फैक्टर सर्विसेज देके इनकम अर्न कर रहा है, किसके फॉर्म में, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के फॉर्म में, वो हम अपनी कंट्री में प्लस करेंगे। और सिमिलरली बाहर का व्यक्ति अगर हमारे देश में काम कर रहा है, हम उसकी सर्विस यूज़ कर रहे हैं और हम वी हैव टू बी पे द फैक्टर payment that is called factor cost in the form of rent, wages and interest, we have to be deducted from it, then we will get the net compensation of to the employee. Okay, next, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सिमिलरली अगर हमारे देश के व्यक्ति की प्रॉपर्टी और या तो बिजनेस बाहर सेटल है और वहाँ से इनकम हो रही है तो उसको हम प्लस करेंगे। और सिमिलरली बाहर के व्यक्ति की इनकम और प्रॉपर्टी या बिजनेस हमारे देश में है और उससे जो इनकम हो रही है वो हम माइनस कर देंगे उसकी, तो उससे हमें क्या निकल के आएगा, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इट रिफर्स टू दी difference between income from property and entrepreneurship in the form of rent, interest and dividend received by the resident of a country and similarly payment made to the non-resident। अब आ जाते हैं नेट रिटेन अर्निंग। नेट रिटेन अर्निंग क्या होता है, इट रिफर्स टू दी डिफरेंस बिटवीन रिटेन अर्निंग ऑफ रेसिडेंट कंपनीज लोकेटेड अब्रॉड एंड रिटेन अर्निंग ऑफ नॉन रेसिडेंट कंपनी लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। रिटेन अर्निंग से हम आपको समझा दें, रिटेन अर्निंग क्या होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द डिविडेंड प्रॉफिट और द इनकम विच इज केप्ट एज अ रिजर्व after paying all the taxes and the
डिविडेंड। तो ये हमारे लिए क्या होता है, रिजर्व होते हैं, रिटेन अर्निंग होते हैं। ओके, तो ये क्या हो, इसके कंपोनेंट्स हुए। अगर आप तीनों को कंपोनेंट को प्लस कर दोगे तो हमारे क्या निकल के आएगा, NFIA निकल के आएगा। ओके, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे।